इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं ना, ये बिल्कुल। जहां किसी एक इंसान का एक फैसला पूरी दुनिया की सोच बदल देता है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की, कह सकते हैं, चीर फाड़ करने वाले हैं। हाँ। जब एक क्रूर और अजय सम्राट ने अचानक भरे मैदान में अपनी तलवार नीचे फेंक दी। हमारे पास जो स्रोत है वो बंशीधर श्रीवास्तव की लिखी एक बहुत ही दमदार एकांकी है, अशोक का शस्त्र त्याग। ये भले ही एक स्कूल की किताब का हिस्सा हो, पर इसकी जो गहराई है वो किसी भी सिलेबस से कहीं ज्यादा है। और इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं बताती, ये हमें उस सम्राट के मन के अंदर ले जाती है। अच्छा। ये दिखाती है कि कैसे जीत के शिखर पर खड़ा एक इंसान अपने ही बनाए हुए युद्ध के दलदल में धंसता जा रहा था। मतलब एक तरह से ये मनोवैज्ञानिक पड़ताल भी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला दृश्य हमें मगध के सैनिक शिविर में ले जाता है। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। 4 साल हो चुके हैं कलिंग से लड़ते हुए। 4 साल, ये बहुत लंबा समय है। हाँ, लाखों लोग मारे जा चुके हैं, पर कलिंग का किला वो अब भी मजबूती से खड़ा है। और इन सब के बीच सम्राट अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। ये एक बहुत दिलचस्प शुरुआती बिंदु है। लेखक हमें वो विजेता अशोक नहीं दिखा रहे, हाँ, बल्कि वो अशोक दिखा रहे हैं जो इस एक जीत से थक चुका है। उनका खुद से बात करना, 4 साल से युद्ध हो रहा है, क्या होगा इसका परिणाम, ये उनके आंतरिक संघर्ष को दिखाता है। बिल्कुल एक विजेता के कवच में दरारें पड़ने लगी हैं। हाँ, वो जीत की खुशी से ज्यादा मुझे लगता है युद्ध की थकान महसूस कर रहे हैं। सही। और तभी एक दूत खुशखबरी लेके आता है। हाँ, एक शुभ समाचार कि कलिंग के महाराज युद्ध में मारे गए हैं। अशोक के चेहरे पर एक पल के लिए चमक आती है। उन्हें लगता है कि चलो अब तो जंग खत्म हुई, मगध जीत गया। लेकिन वो चमक बहुत जल्दी गायब हो जाती है, क्योंकि दूत खुशखबरी सुनाने के बाद भी चुप है। उसकी खामोशी में ही जवाब छिपा है। बिल्कुल। जब अशोक उससे पूछते हैं तो वो धीरे से कहता है, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। और ये कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। जीत मिली पर अधूरी। और ये अधूरी जीत अशोक के थके हुए मन पर नहीं, बल्कि उसके सम्राट वाले अहंकार पर चोट करती है। हाँ, वो गुस्से से खड़े हो जाते हैं और ऐलान करते हैं, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। मतलब अभी आर या पार की लड़ाई होगी। बिल्कुल। वो कहते हैं कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। तो देखिए, पहले दृश्य के अंत में हम एक ऐसे अशोक को देखते हैं जिसका विवेक, उसकी थकान उसे युद्ध से दूर खींच रही है। और उसका अहंकार, हाँ, उसका अहंकार उसे और गहरे धकेल रहा है। वो अभी भी अपनी पहचान एक विजेता के तौर पर ही देखता है। तो पहले दृश्य के अंत में अशोक गुस्से और अहंकार से भरे हैं, लेकिन अगली सुबह युद्ध के मैदान पर कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरा दृश्य सुबह के उजाले में शुरू होता है। अशोक घोड़े पर है, सेना तैयार है, माहौल में नारों का शोर है, सम्राट अशोक की जय। सामने कलिंग का वही बंद दरवाजा। सब कुछ वैसा ही है जैसा एक युद्ध के मैदान में होता है। और तभी अचानक दुर्ग का फाटक खुलता है। और जो बाहर निकलता है उसे देखकर अशोक और उनकी पूरी सेना हैरान रह जाती है। कोई सेना नहीं, कोई योद्धा नहीं, बल्कि शस्त्रों से सजी औरतों की एक पूरी फौज। हाँ, ये तो एकदम अनहोनी बात थी। ये इस एकांकी का सबसे शक्तिशाली और नाटकीय क्षण है। और उस स्त्री सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? कलिंग के महाराज की बेटी पद्मा, वो भी पुरुष वेश में। लेखक उन्हें साक्षात चंडी सी कहते हैं। ये दृश्य तो सिर्फ अशोक के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के सारे नियमों के लिए एक सीधी चुनौती है। मगध के सिपाही तो जैसे सुध-बुध खो बैठते हैं। पद्मा भी अपनी सेना में जोश भरती हैं। उनका भाषण बहुत मार्मिक है ना? बहुत ज्यादा। वो कहती हैं, तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वो तुम्हारे सामने खड़ी है। वो बदला लेने की नहीं, अपनी धरती की रक्षा करने की बात कर रही हैं। यहाँ पद्मा का किरदार सिर्फ एक राजकुमारी का नहीं, वो कलिंग के स्वाभिमान का प्रतीक बन जाती हैं। हाँ, और उनकी पीड़ा का भी। अशोक तो उन्हें देखकर सन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। वो खुद से कहते हैं, क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। और वो आगे बढ़कर पद्मा से उनका परिचय पूछते हैं। पद्मा बड़ी बहादुरी से जवाब देती हैं। मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। हत्यारे अशोक? सीधा? बिल्कुल।
और फिर वो सीधे अशोक को ललकारती हैं, कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा, मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। सोचिए उस पल के बारे में, एक सम्राट जिससे बात करने में सेनापतियों के पसीने छूट जाते हैं, उसे एक अकेली लड़की सीधे सीधे हत्यारा कह रही है। जब अशोक स्वीकार करते हैं कि दोषी वही हैं, पर वो स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे क्योंकि शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते। तो पद्मा उन्हें ऐसा जवाब देती है जो इस कहानी की कह सकते हैं आत्मा है। ये संवाद तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है, परीक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, पद्मा कहती हैं, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें ये सिखाता है। ये एक नैतिक धमाका है। एक सम्राट को ये कहना असाधारण हिम्मत की बात है। पद्मा ने अशोक पर तलवार से नहीं बल्कि सत्य से वार किया है। उन्होंने अशोक के बनाए हुए नियमों के पाखंड को उजागर कर दिया। अशोक के पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं है। पहली बार कोई उन्हें सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि नैतिक बल से चुनौती दे रहा है, और यहीं पर उस विजेता अशोक का अहंकार टूटकर बिखर जाता है। उसे आत्मग्लानि होती है। और वो अपनी तलवार फेंक देते हैं, कहते हैं कि वो कभी युद्ध नहीं करेंगे। उनके सैनिक भी उनके सैनिक भी अपनी तलवारें फेंक देते हैं, पर पद्मा का गुस्सा शांत नहीं होता। वो कहती हैं, मैं बदला लेना चाहती हूँ। और तब अशोक वो करते हैं जो एक सम्राट शायद कभी नहीं कर सकता। वो अपना सिर झुकाकर कहते हैं, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ, काट लीजिए सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। ये अशोक का पूर्ण समर्पण है। वो सम्राट जो किसी के आगे नहीं झुका, आज एक स्त्री के नैतिक बल के सामने नतमस्तक है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और मुझे लगता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा भी यही है। पद्मा के पास बदला लेने का सुनहरा मौका है। अशोक निहत्थे हैं, उनका सिर झुका हुआ है, वो उन्हें जीवित क्यों छोड़ देती हैं? क्योंकि पद्मा हिंसा का जवाब हिंसा से देकर अशोक के स्तर तक गिरना नहीं चाहती। वो एक ऊंचा नैतिक आदर्श प्रस्तुत करती हैं। ये पद्मा के चरित्र की महानता है। यहाँ से एक अच्छा वर्णनात्मक प्रश्न बन सकता है। जरूर, वो अशोक को मार कर नहीं बल्कि उसे उसकी गलती का एहसास कराकर और उसे जीवन दान देकर पराजित करती हैं। ये शारीरिक नहीं, एक नैतिक विजय है। तो अशोक को जीवन दान मिलता है, लेकिन एक विजेता के तौर पर उनकी पहचान हमेशा के लिए मर जाती है। पद्मा अपनी सेना के साथ वापस किले में चली जाती है। मैदान में खामोशी है। अशोक हारे नहीं हैं, पर वो जीते भी नहीं हैं। वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। या कह सकते हैं कि वो कलिंग से तो हार गए, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार और अपनी हिंसा पर विजय पाली, और शायद यही उनकी असली जीत थी। यहाँ से वो एक नए रास्ते पर निकल पड़ते हैं जो हमें तीसरे और अंतिम दृश्य में दिखाई देता है। तीसरा दृश्य बिल्कुल अलग है। कोई युद्ध का मैदान नहीं, कोई हथियार नहीं। अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र पहने हुए हैं और एक बौद्ध भिक्षु के सामने बैठे हैं। ये दृश्य अशोक के औपचारिक रूप से शस्त्र त्याग और एक नए जीवन के संकल्प का प्रतीक है। ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं है, ये पहचान बदलना है। बिल्कुल, वो भिक्षु के साथ कुछ प्रतिज्ञाएं लेते हैं, और हर प्रतिज्ञा उनके पुराने जीवन का ठीक उल्टा है। जैसे कि कौन सी प्रतिज्ञाएं? यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं ना? बिल्कुल। पहली और सबसे बड़ी प्रतिज्ञा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। सोचिए, ये वो इंसान कह रहा है जिसने लाखों लोगों को मार डाला था। फिर वो कहते हैं, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदुव्रत आप सबको मिलेगा। और अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। हर एक प्रतिज्ञा उनके पिछले कामों पर एक तरह की माफी है। सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा, ये भी उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान का। बिल्कुल, ये सिर्फ एक धार्मिक बदलाव नहीं था, ये एक राजनीतिक बयान भी था। वो अपनी पूरी प्रजा को और पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे थे कि अब मगध की पहचान तलवार से नहीं, करुणा और धम्य से होगी। ये उस युग के लिए एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। और अंत में सब मिलकर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का पाठ करते हैं। यहाँ पर एक हिंसक सम्राट चंड अशोक के धम्म अशोक बनने की यात्रा पूरी होती है। युद्ध के मैदान की चीखों से शुरू हुई कहानी शांति के इस मंत्र पर खत्म होती है। एक शानदार रूपांतरण है। तो जब हम इस पूरी एकांकी पर नजर डालते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली चीज है शीर्षक की सार्थकता।
अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक बिल्कुल सटीक है, क्योंकि पूरी कहानी इसी एक फैसले के इर्द गिर्द घूमती है। सही है। और मुख्य पात्र? 2 मुख्य पात्र हैं, अशोक जो एक अहंकारी विजेता से शांति के पुजारी बनते हैं, और पद्मा जो वीरता, स्वाभिमान और नैतिक शक्ति का प्रतीक हैं। बिल्कुल। और अगर केंद्रीय भाव या संदेश की बात करें तो वो है युद्ध की व्यर्थता और अहिंसा की विजय। कि शांति का मार्ग हिंसा से हमेशा बेहतर होता है। हमेशा। तो ये थी बंशीधर श्रीवास्तव की एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीत का असली मतलब क्या है। क्या किसी को हराकर जीतना या खुद के गुस्से और अहंकार को जीतकर? सही कहा। अशोक ने कलिंग को नहीं जीता, लेकिन उन्होंने स्वयं को जीत लिया। और वही उनकी सबसे बड़ी और स्थायी विजय साबित हुई। हमारे स्रोत में एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछा गया है कि अगर अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता। ये एक सोचने वाली बात है। हम इस चर्चा को इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं। ये सवाल सिर्फ उस कहानी के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। सही है। जब हम अपनी जिंदगी की बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं तो क्या हम समाधान शस्त्रों में खोजते हैं या पद्मा की तरह नैतिक साहस और सत्य में? इस पर सोचिएगा।